आप सभी का स्वागत है। जय मूल निवासी, जय संविधान। जैसा कि हमने पोस्ट डालकर आप सभी को आमंत्रित किया और आज चर्चा के लिए जो विषय हमने रखा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। तो आज का हमारा जो चर्चा है ये शिक्षा के ऊपर रहेगी और जिस तरीके से अभी हमारा दुश्मन हमारी शिक्षा के दरवाजे बंद कर रहा है उसको लेकर के ही आज का जो यहाँ पर हम लोगों ने चर्चा के लिए विषय रखा है, इसको आप लोगों को गंभीरता से समझना है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर दी जानी है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें इनवाइट करें ताकि इस लाइव प्रोग्राम को देख सकें और आगे से आगे इसको शेयर कर सकें। साथियों, शिक्षा के बारे में हम बात करें तो आज भी हमारा समाज बहुतायत में जिसको हमको कहें कि वो शिक्षा के महत्व को समझ नहीं पाया। ना तो उनको शिक्षा मिली और अगर किसी को मिली भी थोड़ी बहुत 5-10% लोगों को शिक्षा मिली भी तो सही मायने में जो शिक्षा मिलनी चाहिए थी वो शिक्षा नहीं मिली। तो शिक्षा का महत्व हमारे समाज में आज भी बहुत कम है। लोगों ने शिक्षा के महत्व को जाना ही नहीं है और ये बात 2 साल से हम लोग गंभीरता से देख रहे हैं कि अगर हमारे समाज के अंदर शिक्षा के महत्व के बारे में जानकारी होती या शिक्षा के महत्व को वो जानते होते तो जिस तरीके से आज शिक्षा के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं उसको लेकर के समाज के लोग गंभीर होते। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि जिन घरों में शिक्षा नहीं है या फिर जिन लोगों ने शिक्षा अर्जित नहीं की है, अशिक्षित लोग हैं, समाज में अनपढ़ लोग हैं, वे लोग भले ही शिक्षा के महत्व को न जानते हो, लेकिन जिन लोगों की जिम्मेदारी लगी हुई है शिक्षा देने की, खास करके मैं शिक्षाविद लोगों की बात करूंगा, जो लोग शिक्षा देने का काम करते हैं, जो लोग शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, इंस्ट्रक्टर है, प्रोफेसर है, बात उन लोगों की करूंगा जिन लोगों ने शिक्षा प्राप्त भी की है और शिक्षा देने की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर है। जिन लोगों ने शिक्षा प्राप्त करके समाज को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया हुआ है, वे लोग 2 साल से शिक्षा के प्रति कितने गंभीर हैं ये बात देख करके आज हमें इस लाइव प्रोग्राम में की जरूरत पड़ी। हम लोग सोच रहे थे कि कहीं न कहीं हमारे शिक्षाविदों की, शिक्षा के ज्ञाता लोगों की, शिक्षा के जानकार लोगों की आंखें खुलेगी, मगर ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए आज हमने शिक्षा के विषय को ही यहाँ चर्चा के लिए रखा है। तो आप लोगों को सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि शिक्षा का महत्व क्या है। अभी हमने कोई खास शिक्षा नहीं ली है, हमने किसी की तैयार की हुई रेडीमेड शिक्षा ली है, हमने जो रियल एजुकेशन है वो नहीं ली है। हमें जिन लोगों ने शिक्षा, कौन सी शिक्षा देनी चाहिए, उन्होंने तय करके हमें शिक्षा दी है। उसके बावजूद भी हमारे जीवन में शिक्षा की वजह से इतना बड़ा परिवर्तन आया, हमारे जीवन के अंदर रहन सहन हमारा बदल गया, हमारा तौर तरीका बदल गया, हमारा हाव भाव बदल गया, हमारा व्यवहार बदल गया, हमारा लोगों के साथ उठना बैठना बदल गया, हमारी बोली चाली बदल गई, हम सभ्य लोगों की गिनती में कहलाने लगे। तो ये जो शिक्षा है, ये शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में शिक्षित लोग और शिक्षा लेकर के, खास करके क्योंकि भारत में जो शिक्षा दी गई वो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम पे दी गई
कि शिक्षा प्राप्त करने से नौकरी मिलती है। ये बात आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि हर एक पेरेंट्स जो है वो जब बच्चे को स्कूल भेजता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में एक ही बात आती है कि पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा। बन जाएगा का मतलब है सरकारी नौकर बन जाएगा, उसको सरकारी नौकरी मिलेगी। ऐसा सोच करके वो अपने बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलाता है, प्रवेश दिलाता है। तो ये एजुकेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एजुकेशन नौकरी पाने वाली एजुकेशन है। ये एजुकेशन सही मायने में कहा जाए तो नौकर बनाने वाली एजुकेशन है। अभी हमने मालिक बनने वाली एजुकेशन देखी भी नहीं, अभी यानी मैनेजर बनने वाली एजुकेशन देखी नहीं, अभी हमने डायरेक्टर बनने वाली एजुकेशन देखी नहीं। अभी हम लोगों ने बहुत कुछ एजुकेशन नहीं देखी है। हमने एजुकेशन देखी है तो सिर्फ नौकर बनने वाली एजुकेशन देखी है, और नौकरी नहीं मिल रही है तो छोड़ो, क्या करना है पढ़कर। जैसे कि ओबीसी के लोगों को जब रिजर्वेशन लागू नहीं था तो रिजर्वेशन लागू न होने की वजह से उनको ये बरगलाया गया कि नौकरी तो SC ST वालों को मिल जाती है, रिजर्वेशन की वजह से वो नौकरियां ले जाते हैं, तुम्हें तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो बड़े पैमाने पे ओबीसी के लोग शिक्षा से हट गए और अपने बच्चों को काम धंधे में लगा दिया, जिसकी वजह से ओबीसी समाज में बहुत बड़ा शिक्षा का स्तर नीचे रहा। आज ओबीसी के लोगों ने शिक्षा के स्तर को समझा और आज ओबीसी के लोग शिक्षा प्राप्त करने लग गए। तब तक शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन तो हुआ ही हुआ कि आज उनको अपने बच्चों को प्राइवेट और महंगी एजुकेशन दिलानी पड़ रही है, और उसके बावजूद भी वे लोग जो है सही मायने में, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन एजुकेशन का ही नहीं हुआ, प्राइवेटाइजेशन सभी महकमों का हो गया। जहां पर ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलने के बावजूद भी वहां सरकारी नौकरियां ही नहीं रही, पद ही नहीं रहे, तो वहां पर किसी प्रकार का उनको रिजर्वेशन लागू होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बावजूद भी ओबीसी के अंदर शिक्षा का स्तर काफ़ी ठीक हुआ और ऊंचे ऊंचे ओहदों पर, पदों पर वो लोग पहुंचे। IAS IPS IRS और अभी नॉर्मल जो सर्विसेज है उनमें उनका काफ़ी अच्छा बोलबाला है। तो ये हम कहना ही चाह रहे हैं कि शिक्षा हमें सिर्फ नौकरी प्राप्त करने वाली शिक्षा दी गई, उस नौकरी प्राप्त करने वाली शिक्षा से ही हमारा इतना बड़ा बदलाव आ गया। हमारे कह सकते हैं कि हम अपने आप को बहुत काफ़ी ऊंचा गर्व महसूस करने लगे, ये शिक्षा की बदौलत। तो शिक्षा का महत्व क्या है ये समझना चाहिए। हमने बात यहाँ रखी है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। यानी कि अभी हमने शेरनी का दूध तो देखा भी नहीं है, अभी तो हमने सिर्फ बकरी का दूध ही पिया है और पी रहे हैं। यानी कि हम सिर्फ नौकरी पाने वाली शिक्षा ले रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल एजुकेशन ले रहे हैं, हम लोग सिर्फ कमाई धंधा और रोजगार वाली शिक्षा ले रहे हैं। हम लोगों ने हमारे सर्वांगीण विकास वाली शिक्षा को छुआ तक भी नहीं है। हमने हमारे माइंड को विकसित करने के लिए जो शिक्षा लेनी चाहिए वो शिक्षा नहीं ली है। अभी हमने दुनिया की शिक्षा नहीं ली है, अभी हमने पूरे कह सकते हैं कि विज्ञान की शिक्षा नहीं ली है, अभी हमने पूरे ब्रह्मांड की शिक्षा नहीं ली है, अभी हमने वर्ल्ड के अंदर जो धार्मिक या अन्य स्तर पर जो शिक्षा मिलनी चाहिए, लेनी चाहिए, वो शिक्षा प्राप्त नहीं की है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी हम लोग बकरी का दूध पी रहे हैं। और बकरी का दूध पी रहे हैं, उसके बाद में बकरी का दूध पीने के बाद में अगर कोई PCS बन जाए, कोई IAS बन जाए, कोई IPS बन जाए, कोई RAS बन जाए, RPS बन जाए, थानेदार बन जाए, कोई लेक्चरर बन जाए, किसी भी ओहदे पे क्यों ना पहुंच जाए, चूंकि उसने पिया हुआ बकरी का दूध है, इसलिए वो लोग ऊंचे से ऊंचे ओहदे पर जाने के बाद भी सहमे हुए रहते हैं, डरे हुए रहते हैं और एक
वर्ग विशेष या फिर कह सकते हैं कि पॉलिटिशियन लोग जो बिल्कुल एजुकेटेड नहीं होते हैं, बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, उन लोगों के आदेश को मानने के लिए हम लोग मजबूर और विवश होते हैं। ये वो एजुकेशन है, क्योंकि वो एजुकेशन हमने नहीं ली। अगर हमने शेरनी का दूध पिया होता तो हम सही और गलत का उनके सामने सवाल जवाब कर सकते थे, तर्क कर सकते थे, चाहे वो मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो। हम उसको ये बता सकते थे कि हमने जो एजुकेशन ली है उसके मुताबिक आप जो आदेश दे रहे हैं वो आदेश जनता के हित में नहीं है, या व्यवहार कुशल नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि राष्ट्र के और समाज के हित में नहीं है। ऐसा कह सकते थे, तब कह सकते थे जब हमारे अंदर शेरनी का दूध यानी कि वो एजुकेशन होती जो स्वाभिमान को बढ़ावा देती है, जो व्यक्ति के मान सम्मान को बढ़ावा देती है, जो व्यक्ति के को आत्मनिर्भर बनाती है। ये हम लोग नौकर वाली शिक्षा ले रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक जिले का कलेक्टर भी मोहताज होता है ऊपर के आदेश का, और उसमें भी एक एमएलए, एक एमपी, प्रधान या छोटे लेवल का नेता भी उसको डरा देता है, धमका देता है। ये एजुकेशन का प्रभाव है। तो साथियों, जो एजुकेशन हमको मिलनी चाहिए थी, लेनी चाहिए थी, वो एजुकेशन हमें नहीं मिली। तो क्यों नहीं मिली, इसके पीछे क्या रीजन रहा, इसको हम लोग जानने के लिए कोशिश करेंगे। आपने सुना होगा, कुछ लोगों के लिए नई बात हो सकती है, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने शिक्षा के बारे में एक बात कही थी, जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला। क्योंकि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जब शिक्षा के बारे में जाने थे, अंग्रेजों की वजह से जब थोड़ा बहुत वो पढ़ लिख पाए थे, उसके बाद में शिक्षा का जो उनको महत्व पता चला, और फिर जब अनपढ़ समाज को देखा, अपने समाज को देखा जहाँ शिक्षा नहीं थी, तो उनको शिक्षा का और ज़्यादा महत्व समझ में आया। इसलिए सदियों से शिक्षा से वंचित जो समाज है हमारा, उसके लिए ज्योतिबा फूले क्या कहते हैं, मैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की ही वो बातें आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि विद्या बिना मति गई, विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, और वित्त के अभाव में शूद्रों का पतन हुआ। ये बात उन्होंने मराठी में कही, मैं हिंदी में आपको बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि शूद्रों का पतन हुआ। शूद्रों का पतन मतलब वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण जो है, इसमें शूद्रों को संपूर्ण शिक्षा से वंचित किया हुआ था। वर्ण व्यवस्था के मुताबिक हजारों साल तक, यानी तकरीबन 2000 से ज़्यादा वर्ष तक, यानी हमारी 100 से ज़्यादा पीढ़ियों को उन्होंने शिक्षा अर्जित नहीं करने दी। इसलिए ज्योतिबा फूले कहते हैं, शिक्षा के अभाव में, यानी एक अविद्या के कारण इतना बड़ा जो नुकसान हुआ, वो क्या हुआ कि शिक्षा यानी विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, और वित्त के अभाव में शूद्रों का पतन हुआ। इस शूद्रों की बात कर रहे हैं हम, चौथे वर्ण की, 3 वर्ण की बात नहीं कर रहे हैं, चौथे वर्ण की बात कर रहे हैं। शूद्रों का पतन हुआ। जब शूद्रों का पतन हुआ, ये बात कहते हैं, तो शूद्रों को पतन कैसे हुआ? शिक्षा नहीं मिली। शिक्षा ना मिलने की वजह से उनका जो विवेक बुद्धि का मति मारी गई। मति कहते हैं ना, मेरी मति मारी गई। मति यानी कि विवेक बुद्धि। बुद्धि 2 प्रकार की होती है, एक बुद्धि जानवरों में भी होती है, एक इंसान में होती है। तो इंसान में बुद्धि के साथ साथ विवेक बुद्धि होती है। जैसे बुद्धि का मतलब खाना पीना, उठना, टॉयलेट जाना, ये करना, वो करना, सोना, तमाम चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ मांगना, ये करना, बातें करना, इधर उधर की सुनना, ये तमाम चीज़ें बुद्धि में आती है। लेकिन एक विवेक बुद्धि होती है जिसको मति कहा जाता है। विवेक बुद्धि का मतलब मति होता है, और मति का विकास तभी होता है जब विद्या आती है, जब उसके पास ज्ञान आता है, जब शिक्षा आती है, तो उसकी विवेक बुद्धि विकसित होती है। और विवेक बुद्धि जब विकसित होती है तो क्या होता है? विवेक बुद्धि जब विकसित होती है तो विवेक बुद्धि के विकसित होने से उसकी नीति निर्धारित करने की क्षमता बनती है। नीति निर्धारित करने की क्षमता बनती है।
विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, नीति गई, मति बिना नीति गई। तो ये नीति निर्धारण का मामला है कि नीति निर्धारित करने की क्षमता आती है। जैसे एक बच्चा 12th पास करता है या फिर मान लीजिए 10th पास करता है, 10th मैट्रिक करने के बाद में उस बच्चे से पूछो, या फिर अगर मैट्रिक में भी अगर अच्छे नंबर प्राप्त किए, कोई पूछता है आपको क्या बनना है, तो बोलेगा मुझे कलेक्टर बनना है, ठीक है ना। वो बोलता है मुझे IAS बनना है, कोई बोलता है मुझे डॉक्टर बनना है, कोई अगर गणित में ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो कहता है मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कोई साइंस में बायो में अगर इंटेलिजेंट है तो वो कहता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। उसने विवेक बुद्धि का विकास बोल रहा है, उसकी विवेक बुद्धि विकसित हो गई, इसलिए वो कह रहा है मुझे ये बनना है। वरना एक अनपढ़ बालक जो भेड़ बकरी चढ़ा रहा है या खेत में काम कर रहा है, दिहाड़ी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उस बालक को ला करके पूछो कि तुम्हें क्या बनना है तो कुछ नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसकी विवेक बुद्धि विकसित नहीं हुई है। तो उसमें नीति निर्धारित करने की क्षमता नहीं है। और जब नीति निर्धारित करने की क्षमता विवेक बुद्धि की वजह से आती है, तो नीति निर्धारण करते वक्त वो तय करता है कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना है, या और कुछ करना है, वैज्ञानिक बनना है। वहाँ से उसका जो है गति यानी कि उसका विकास शुरू होता है। जब विकास शुरू होता है, गति शुरू होती है, तो उस गति और विकास का परिणाम ये होता है कि उसके पास में वित्त का आना शुरू हो जाता है, उसे धन की प्राप्ति होती है। जब उसके पास धन की प्राप्ति होती है तो वो अपने आप संपन्न होता है, किसी का मोहताज नहीं होता है, सुखी जीवन जीता है और अच्छा जो लाइफ जीता है। ये उसके पास वित्त आने की वजह से हुआ, धन की वजह से हुआ। तो ये धन का अभाव जो सूत्रों का पतन करता है, इसका मेन जो कारण है वो विद्या है। इसलिए ज्योतिबा फूले ने 1848 में शिक्षा के लिए पहल की और बहुत कुछ उनका विरोध हुआ, बहुत कुछ सारी चीज़ें जो अभी मैं उनको गहराई में नहीं जाऊंगा, ये अलग से सब्जेक्ट रख करके बताया जा सकता है। तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि शिक्षा के अभाव में हमारा नुकसान कितना हुआ शूद्रों का। अब बात आई कि जो ऊपर के 3 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनमें शिक्षा का क्या स्तर? उनमें शिक्षा का स्तर ये था कि वैश्य सिर्फ और सिर्फ हिसाब किताब की यानी कि गणित की, लेखा जोखा की, अकाउंट की एजुकेशन ही ले सकते थे। उनको भी इसके अलावा शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। सिर्फ यही शिक्षा लेनी है कि तुम्हें अपने जो हिसाब किताब रखना है, नामा लेखा जो भी करना है, किस में मांगते हो, किसको देना है, किसको लेना है, ये ही यहीं तक। इसके अलावा शिक्षा उन्होंने वैश्यों को भी नहीं दी। उन्हें सिर्फ ये कहा कि तुम्हें धन पर नियंत्रण रखना है, उसके लिए तुम्हें जिस एजुकेशन की ज़रूरत है, जितनी एजुकेशन की ज़रूरत है उतनी रखो, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद में वैश्य के बाद क्षत्रिय जो ऊपर है, क्षत्रियों को उन्होंने एजुकेशन तो दी, मगर कौन सी एजुकेशन दी? युद्ध की एजुकेशन दी, लड़ने की एजुकेशन दी, हथियार चलाने की एजुकेशन दी, शस्त्र चलाने की एजुकेशन दी, घुड़सवारी की एजुकेशन दी, धनुर्विद्या की एजुकेशन दी, तलवारबाजी की एजुकेशन दी, लोगों को कैसे दबा कर रखना है ये एजुकेशन दी, लोगों का शोषण कैसे करना है ये एजुकेशन दी, लोगों से लगान कैसे वसूल करना है ये एजुकेशन दी, धन इकट्ठा करके भंडारण कैसे करना है ये एजुकेशन दी। उन्होंने क्षत्रिय यानी कि खास करके क्षत्रियों में भी शिक्षा नहीं थी, सिर्फ राजे महाराजाओं को शिक्षा दी जाती थी, ये सारी। तो उसकी सेना में जो क्षत्रिय कहने जाने वाले लोग, जो लड़ने वाले लोग हैं, उनको तो सिर्फ हथियार चलाना, घुड़सवारी, इसके अलावा कोई एजुकेशन उनको भी नहीं दी जाती थी। संपूर्ण एजुकेशन जिसको रियल में हम कह सकते हैं शेरनी का दूध, वो एजुकेशन उन्होंने क्षत्रियों को भी नहीं दी, वैश्यों को भी नहीं दी और शूद्रों को तो बिल्कुल ही नहीं दी। शेरनी का दूध उन्होंने अपने पास में रखा। जो वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर था ब्राह्मण, उसने शास्त्र की विद्या, शस्त्र की विद्या, ज्योतिष की विद्या, गणित की विद्या, खगोल विद्या और बहुत सारी विद्या, चाहे दुनिया की, ब्रह्मांड की, ब्रह्मा की, वह सारा कुछ जो एजुकेशन है वो उन्होंने अपने तक सीमित रखी। उन्होंने उस शिक्षा को नीचे के 3 वर्णों को नहीं दी।
हम शेरनी के दूध की बात कर रहे हैं, इसलिए आपको बता रहा हूं कि उन्होंने शेरनी का दूध किसी को नहीं पीने दिया। उन्होंने सबको बकरी का दूध पिलाया, भेड़ का दूध पिलाया, लेकिन उन्होंने कभी भी शेरनी का दूध यानी कि रियल एजुकेशन जो प्रत्येक नागरिक का अधिकार है वो एजुकेशन उन्होंने नहीं दी। और शूद्रों को तो उन्होंने हजारों साल तक तमाम एजुकेशन से वंचित रखा, जिसकी वजह से उनका पतन इतना हुआ कि वो गिर करके जानवरों से भी बदतर स्थिति में पहुंच गए। तो हमें समझना ये है और समझाने ये आया हूं कि उन्होंने एक शिक्षा से वंचित करके, एक शिक्षा से दूर करके हमारी 100 पीढ़ियों को गुलाम बनाया, और उन 100 पीढ़ियों में कोई भी व्यक्ति उनकी गुलामी से मुक्त होने के लिए पहल नहीं कर पाया। हमारे कुछ महापुरुषों ने जो बौद्धिक शिक्षा जो उनके पास में थी, बौद्धिक शिक्षा या इतिहास की जो जानकारी थी, उसके आधार पर जरूर आंदोलन चलाए। उन्होंने आंदोलन चलाए और कहीं न कहीं मुक्ति के आंदोलन चलाए, लेकिन शिक्षा न होने की वजह से समाज उस आंदोलनों का हिस्सा नहीं बन पाया। समाज ने उस आंदोलन को ताकत नहीं दी, जिसकी वजह से वे महापुरुष, चाहे संत हो चाहे और कोई महापुरुष हो, सारे के सारे सफल नहीं हो पाए। इसलिए साथियों, आज हम बात करते हैं शिक्षा, कौन सी शिक्षा, जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। मगर कौन सी शिक्षा? ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कह तो दिया, लेकिन हम समझ नहीं पाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने वास्तव में शेरनी का दूध पिया था। उन्होंने जो एजुकेशन ली थी वो शेरनी का दूध थी, क्योंकि वो एजुकेशन कोलंबिया से मिली, वो एजुकेशन कैम्ब्रिज से मिली, वो एजुकेशन दुनिया के कई और विश्वविद्यालयों से मिली, वो और कई डिग्रियों से मिली। जो एजुकेशन उन्होंने वर्ल्ड लेवल की एजुकेशन हासिल की, जिसमें संपूर्ण थी, चाहे वो अर्थशास्त्र की हो, चाहे खगोल शास्त्र की हो, चाहे ज्योतिष की हो, चाहे वो इतिहास की हो, चाहे हर तरह की, क्योंकि जितनी डिग्रियां उनके पास में थी, शायद इतने क्षेत्र के बारे में लोग तो जानते भी नहीं, सुना भी नहीं, नाम भी नहीं जानते होंगे। उन तमाम क्षेत्रों में उन्होंने जो पीएचडी की, उन्होंने जो डिग्री हासिल की, उससे पता लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने रियल में शेरनी का दूध पिया था। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा कि आपको भी शेरनी का दूध पीना चाहिए, यानी वो एजुकेशन लेनी चाहिए जिसे लेने के बाद आप भी डॉक्टर अम्बेडकर की तरह दहाड़ने लगो। चाहे वो अंग्रेजों की पार्लियामेंट हो, चाहे भारत हो, चाहे लंदन हो, चाहे कहीं पर भी हो, चाहे वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे और कहीं पर भी हो, बाबा साहब अम्बेडकर की आवाज़ कभी दबती नहीं थी। दबते सामने वाले थे। अंग्रेजों की पार्लियामेंट हिल जाती थी, अंग्रेज खुद कई बार विचार में पड़ जाते थे। अंग्रेजी हुकूमत के जो भारत के अंदर रहने वाले गवर्नर जो होते थे, वो विचार करने को मजबूर हो जाते थे। बाबा साहब अम्बेडकर की किसी भी बात को वो ठुकरा नहीं सकते थे। बाबा साहब अम्बेडकर की किसी भी बात को वो जो है झूठा या फालतू साबित नहीं कर पाते थे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के पास में जो एजुकेशन थी वो शेरनी का दूध थी। उसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है शेरनी का दूध। अब भारत के अंदर भारतीय संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे महापुरुषों तथा बहुत सारे महापुरुषों के प्रयासों की वजह से जब इस देश में 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है, तो संविधान के साथ ही एजुकेशन का सार्वजनिकरण हो जाता है, यानी कि शिक्षा जो है वो सबके लिए समान होगी। सरकारी स्कूल थे, सरकारी सिलेबस था, सरकारी टीचर थे, सरकारी हॉस्टल थे, सरकारी कॉलेज थे, सरकारी विश्वविद्यालय थे। वे तमाम एजुकेशन जो समानता वाली एजुकेशन थी, जिसके अंदर एक कलेक्टर का बच्चा हो, एक मंत्री का बच्चा हो, चाहे वो एक आम आदमी गरीब किसान का बच्चा हो, मजदूर का बच्चा हो, एक ही क्लास में एक ही टाट पट्टी पर बैठ करके पढ़ते थे। वो थी एजुकेशन, जिसको कहते हैं एजुकेशन का सार्वजनिकरण, या फिर एजुकेशन को सबके लिए सार्वजनिक कर देना, सबको शिक्षा का अधिकार। ये बात उस समय हुई
तो जिन लोगों ने, जिस वर्ग ने संपूर्ण शिक्षा के ऊपर कब्जा करके रखा था, क्षत्रियों को भी शिक्षा नहीं दी, वैश्यों को भी शिक्षा नहीं दी और शूद्रों को तो बिल्कुल नहीं दी, वे लोग जो व्यवस्था में सबसे श्रेष्ठ मानने वाले अपने आप को, ऊपर बैठे हुए लोग, जिनको आज हमने एक्सपोज करके रख दिया है कि ये लोग यहूदी लोग हैं। इन यहूदी लोगों ने तमाम यानी कि सर्वांगीण विकास की एजुकेशन को बांध कर रखा, हमारे लोगों में उसका सार्वजनिकरण नहीं किया, सभी लोगों को समान एजुकेशन देने का काम नहीं किया, जिसकी वजह से इस देश के अंदर इतना बड़ा डिफरेंस हुआ। अब बात आई कि संविधान कहता है कि सबको शिक्षा देनी पड़ेगी। अब तो मामला क्लियर हो गया, संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार अगर कहीं इन लोगों ने, जिन लोगों को खास करके शूद्रों और अतिशूद्रों को हमने हजारों साल तक शिक्षा से वंचित रखा है, ये लोगों के पास में अगर शिक्षा चली जाएगी, जो शिक्षा है, जो शेरनी का दूध है, जो रियल एजुकेशन है, अगर वो इनके पास चली जाएगी तो ये लोग दहाड़ने लगेंगे और हमारी गुलामी नहीं करेंगे। हम लोग कभी भी इन लोगों से सेवाएं नहीं ले पाएंगे। ऐसी स्थिति में उन लोगों ने, जब भारत में संविधान लागू होने के साथ शिक्षा का सार्वजनिकरण हुआ, तो उसके मुताबिक उन्होंने तय किया कि अब इन शूद्रों, अतिशूद्रों को, क्षत्रियों को और वैश्यों को, सबको शिक्षा तो देनी ही पड़ेगी। अब हम शिक्षा को रोक नहीं सकते, शिक्षा के दरवाजे बंद नहीं कर सकते, लेकिन अब शिक्षा देनी तो पड़ेगी, उसको रोक तो नहीं सकते, लेकिन कौन सी शिक्षा देनी है ये तो तय कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने, जब एजुकेशन के दरवाजे खुले भारत के अंदर शूद्रों, अतिशूद्रों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए, उस समय उन्होंने कौन सी शिक्षा देनी चाहिए, क्या सिलेबस होना चाहिए, कौन सी भाषाएं होनी चाहिए, कौन सी क्या बोलते हैं लिपि होनी चाहिए, किस राज्य में क्या लिपि होनी चाहिए, कहाँ का क्या सिस्टम होना चाहिए, इन तमाम चीज़ों के ऊपर उन्होंने गंभीरता से विचार किया और उन्होंने एजुकेशन देने के लिए जो लिपि तैयार की, वो तमाम लिपि में डंके की चोट पर कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसमें एक भी शूद्र, अतिशूद्र, वैश्य या क्षत्रिय नहीं था, एक भी नहीं था। वैश्यों को भी मैं कहता हूं कि चलो अपवाद की बात छोड़ दीजिए, एक आध कोई उस सिलेबस बनाने में या लैंग्वेज निर्धारित करने में, या फिर वो जो लेटर जिसको हम कहते हैं लिपि बनाने में, कि पंजाबी में क्या लिपि होगी, बंगाली में क्या होगी, उड़िया में क्या होगी, गुजराती में क्या होगी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में क्या होगी, ये तमाम जो बात है वो एजुकेशन के लिए वो लिपि जो बना रहे थे, और फिर इन लोगों को क्या पढ़ाना है, स्कूल में इनको क्या परोसना है, ये सारी चीज़, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो हिंदी में क्या पढ़ाना है, चाहे वो सामाजिक ज्ञान में क्या पढ़ाना है, चाहे उसको जो है दूसरी किसी भी क्षेत्र में, गणित में क्या पढ़ाना है, विज्ञान में कौन सी चीज़ पढ़ानी है, ये सारा सिलेबस जो तैयार किया गया, ये उसी वर्ग विशेष यानी कि यहूदी ब्राह्मणों के द्वारा तैयार किया गया। तो जो उन्होंने उस सिलेबस में डाला, जो सिलेबस में डाला, वो जो था वो शेरनी का दूध नहीं था, वो बकरी का दूध था, वो भेड़ का दूध था। उन्होंने हमारे सिलेबस में ही बकरी का दूध डाल दिया, भेड़ का दूध डाल दिया, और हम सोच रहे हैं कि एजुकेशन लेने के बाद हम दहाड़ेंगे। तो ऐसा तो संभव नहीं है, हो भी नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बकरी का दूध पीने वाले, शेरनी का, भेड़ का दूध पीने वाले दहाड़ नहीं सकते, वो ममिया सकते हैं। इसलिए उन्होंने हमें जो एजुकेशन दी, वो एजुकेशन हमारा व्यक्ति चाहे ग्रेजुएट हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट हुआ, वो इंजीनियर हुआ, डॉक्टर हुआ, वकील हुआ, कुछ भी बना, लेकिन वो मिमियाने के अलावा कुछ नहीं कर पाया। बहुत सारी जगह हम देखते हैं, बाकी जगह छोड़िए कोई बात नहीं, लेकिन डॉक्टर, इंजीनियर और ख़ास करके एडवोकेट में हमने पूरे देश में सभी अदालतों में, जहाँ तक हमारे कार्यकर्ताओं का हमारा संपर्क रहता है उसके मुताबिक,
जाके देखा, हमारे जो एडवोकेट्स हैं, SC ST OBC के जो एडवोकेट हैं उनकी, और जो ब्राह्मण या बनिया जो वकील है उसकी और उसकी हैसियत में बहुत ज़्यादा अंतर अदालत में दिखाई देता है। जहाँ से समानता के दरवाजे खुलते हैं, जहाँ से न्याय के दरवाजे खुलते हैं, वहाँ हमारा जो वकील है, वो वकील जो साइकिल पे जाता है, फटे कोट में, एक कोट जिसके कॉलर घिसे हुए हैं, और वो उसका जो वहाँ औकात है उसके मुताबिक, और जो एक बनिया या ब्राह्मण है वो जो लग्जरीज कार में आता है, उसका जो रुतबा होता है, उसकी जो बात जज सुनते हैं, वो बहुत ज़्यादा अंतर होता है। क्यों अंतर होता है? क्योंकि उन्होंने वकालत तो की, लेकिन वकालत के साथ साथ जो शेरनी का दूध, जो एजुकेशन उनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। और ब्राह्मण के पास में, और अब के साथ थोड़ा जागरूक होने की वजह से बनिया के पास यानी वैश्य के पास में वो शेरनी का दूध पहुंच गया। इसलिए वो चाहे डॉक्टर लाइन में हो, चाहे इंजीनियर लाइन में हो, चाहे वकील की लाइन में हो, प्रोफेसर की लाइन में हो, वो हमेशा आगे रहते हैं, क्योंकि उनके पास शेरनी का दूध है, रियल एजुकेशन है। हमारे पास रियल एजुकेशन नहीं आती है, हम थोड़ी बहुत प्रोफेशनल एजुकेशन लेकर के संतुष्ट हो जाते हैं और समझते हैं कि हम इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, वकील बन गए। यहाँ तक मामला रहता है। इसकी वजह से वो जितनी तरक्की उनकी करनी चाहिए वो नहीं कर पाते, और अपने समाज का भी जितना हित वो करना चाहते उतना नहीं कर पाते। ये सारी चीज़ अपने आप में साफ जाहिर करती है कि शिक्षा कितने प्रकार की होती है। एक भेड़ बकरी का दूध है शिक्षा, दूसरा शेरनी का दूध है। तो अब बात ये थी कि हमारे लोगों को भेड़ बकरी का दूध पिलाया गया और उन्हें सिर्फ नौकरी वाली शिक्षा दी गई। वे नौकर बन के रह गए, रिटायर होकर घर आ गए, लेकिन उन्होंने कभी दहाड़ना सीखा ही नहीं, क्योंकि नौकरी वाली एजुकेशन ली, बकरी का दूध पिया, भेड़ का दूध पिया, तो जिंदगी भर हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते रहे, अपने से ऊपर वालों की हाँ जी करते रहे, सर करते रहे, कुर्सी से उठकर बात करते रहे, ये गुलामी करते रहे। ये एजुकेशन जो बकरी का दूध एजुकेशन थी, उसकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की एजुकेशन जो शेरनी का दूध है, उसे जिस तरह के साइड में कर दिया गया था, लोगों से छीन लिया गया था, उसको हमारे समाज के कुछ महापुरुषों ने, चाहे उनमें नाम D.K. खापर्डे साहब का हो, चाहे मान्यवर कांसीराम साहब का नाम हो, चाहे दीना भाना साहब का नाम हो, ऐसे कुछ चुनिंदा लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की वो एजुकेशन जो शेरनी का दूध है उसे समाज में देने का काम शुरू कर दिया। और उन्होंने बामसेफ नाम की यूनिवर्सिटी खोल करके, बामसेफ नाम का विश्वविद्यालय बना करके, एक चलता फिरता विश्वविद्यालय, बामसेफ को एक चलता फिरता विश्वविद्यालय कहते हैं। ये एक यूनिवर्सिटी है जो पोर्टेबल, जिसको कह सकते हैं मोबाइल कह सकते हैं, ये पूरी दुनिया में चलती फिरती यूनिवर्सिटी है। उसके माध्यम से जब बाबा साहब अम्बेडकर की और हमारे उन तमाम महापुरुषों की, ज्योतिबा फूले की, पेरियार रामस्वामी स्वामी की, साहू महाराज की, सयाजी गायकवाड़ की, बिरसा मुंडा की, और भी तमाम जो हमारे संत हुए, कबीर साहिब की, रविदास की, गुरु नानक की, जाम्बोजी, जसनाथ, धन्ना जाट, पीपा दर्जी की, जो रियल एजुकेशन थी, वो रियल एजुकेशन बामसेफ के माध्यम से आगे आने लगी। और ये जब एजुकेशन आगे आई तो इस देश के अंदर बहुत सारे लोग जो बामसेफ की यूनिवर्सिटी में पढ़े, बामसेफ की यूनिवर्सिटी में एजुकेशन ली, वे शेर की तरह दहाड़ने लगे। चाहे क्षेत्र कोई भी हो, चाहे वो अधिकारी पोस्ट पर हो, उसका अधिकारी का रवैया बदल गया। चाहे वो कर्मचारी है, कर्मचारी का रवैया बदल गया। चाहे वो टीचर है, एजुकेशन क्षेत्र में है, उसका अपना तरीका, तौर तरीका शिक्षा देने का बदल गया। ये जो हमारे एडवोकेट्स जो हैं, वो बामसेफ की यूनिवर्सिटी में जब शेरनी का दूध पिए तो उनकी वकालत के तरीके बदल गए। बहुत सारा परिवर्तन हुआ, बहुत सारा परिवर्तन हुआ। ये शेरनी के दूध से परिवर्तन हुआ। ये शेरनी का दूध यानी कि हमारे महापुरुषों की एजुकेशन, बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे ब्रह्मांड को छान करके एजुकेशन जो है इकट्ठा की, उस एजुकेशन का परिणाम जो हमारे संतों ने, महापुरुषों ने जमीन के अंदर से खोद करके जो एजुकेशन निकाली, वो एजुकेशन
ये एजुकेशन जब हमारे लोगों को मिलने लगी तो हमारे लोगों के अंदर भी जान आई और वो भी दहाड़ने लगे, वो भी इस तरीके से जो है पेश आने लगे। तो इससे उन लोगों को डर लगने लगा, बहुत डर लगने लगा। जिन लोगों ने हमारे पुरखों को सदियों तक शिक्षा से वंचित रखा, पढ़ने नहीं दिया, स्कूल के आगे पीछे जाने नहीं दिया, अगर किसी ने ज्ञान की शिक्षा की बात कर ली तो जुबान काट दी गई, अगर किसी ने सुन लिया शिक्षा का 2 शब्द कहीं से, उसके कानों में शीशा पिघला करके डाल दिया गया। ये तमाम कानून जो उनके पास में बने हुए थे, उन कानूनों की वजह से हमारा समाज से जो हजारों साल तक शिक्षा से वंचित रहा, उसे बाद में थोड़ा एजुकेशन मिला, पढ़ने लिखने का एजुकेशन मिला, और आगे चल करके उनको बामसेफ की यूनिवर्सिटी में जब रियल एजुकेशन मिला, शेरनी का दूध मिला, तो दहाड़ने लगे। तो दुश्मन जो सदियों से हमें शिक्षा से दूर रखना चाहता था, उसके अंदर एक घबराहट पैदा हुई, एक डर पैदा हुआ। वो कहते नहीं है, वो बामसेफ का नाम लेते नहीं है, वो बामसेफ के किसी भी लीडर का नाम लेने से हिचकिचाते हैं, लेकिन हमेशा बात बामसेफ की ही करते हैं। डर वो हमेशा बामसेफ से ही महसूस करते हैं, और कई बार तो कहते हैं कि बामसेफ से डरना चाहिए। बामसेफ जो है वो एक बहुत खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है, बामसेफ से सीख लेनी चाहिए। ये तमाम बातें जो वो कहते हैं, उससे पता लगता है कि उनको इस बात का आभास हो गया है कि बामसेफ की यूनिवर्सिटी में शेरनी का दूध मिलता है। जो वहाँ जाता है, जो पीता है, वो दहाड़ता है। और शेरनी के या शेर के दहाड़ने का फ़र्क क्या होता है मालूम है? जब शेर या शेरनी कहीं भी नज़दीक दहाड़ता है तो कईयों के पिछवाड़े खराब हो जाते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं। अगर किसी का पिछवाड़ा ना भी खराब हो तो पेशाब तो आ ही जाता है, शेरनी की या शेर की दहाड़ से। ये शिक्षा है। ये शिक्षा जब तक आप नहीं लोगे, आप चाहे डिग्रियां ले लो, कुछ भी कर लो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन साथियों, जब उनको पता चला कि ये शेरनी का दूध अब वितरण होने लगा है समाज में, समाज के लोग आगे बढ़ने लगे हैं और दहाड़ने लगे हैं, अपने हक अधिकारों की बात करने लगे हैं, दुश्मन की और दोस्त की पहचान करने लगे हैं, और अपने क्या बोलते हैं, गलत और का विरोध करने लगे हैं, सही का समर्थन करने लगे हैं, सच्चे लोग सच्चाई को सामने ला रहे हैं, सत्य का साथ देने लगे हैं, झूठ और पाखंड को नकारने लगे हैं। ये सारा इस शेरनी के दूध की वजह से हुआ। शेरनी का दूध पीने की वजह से व्यक्ति के अंदर से डर निकल गया, पाखंड निकल गया, भय निकल गया। ये सारा जब निकल गया तो उनके अंदर डर घुस गया। जो पाखंडवादी थे, जो डरा रहे थे, जो झूठ और आडंबर के नाटक पर लोगों को गुलाम बनाए हुए थे, डर उधर चला गया। इधर से डर निकल गया तो डर उधर जा गया। क्योंकि कहीं पर भी हो, आखिर कहते हैं ना कि किसी चीज़ को अगर इधर से निकलेगा उधर जाना तो पड़ेगा ना। किसी चीज़ को अगर डालोगे तो इधर से ज़मीन पे गाड़ डालो या कहीं भी डालो, एक बोतल को खाली करेंगे, दूसरी बोतल में डालना तो पड़ेगा। तो भय जब इधर से निकलता है तो उधर जाता है। तो ये भय शेरनी के दूध पीने की वजह से, रियल एजुकेशन और बामसेफ की एजुकेशन लेने की वजह से, महापुरुषों की एजुकेशन लेने की वजह से, शेरनी का दूध जो पिया उसकी वजह से हमारे अंदर का भय निकल गया। हमारे अंदर का जब भय निकला तो भय गया किधर? वो सीधा ब्राह्मण यहूदियों में गया और उधर डर बढ़ने लगा। डर तो अपना काम करेगा ना, इधर से निकालोगे तो उधर जाएगा, बेचारा जाएगा, वो तो वायरस है, वो तो इधर नहीं, इधर से निकलेगा उधर जाएगा, जाना पड़ेगा। तो इधर से डर निकला और सीधा उधर घुसा। अब उनका डर जो बढ़ गया, अब उनकी घबराहट बढ़ गई। तो घबराहट बढ़ गई तो उसका परिणाम क्या हुआ? उन्होंने सोचा कि अब इस एजुकेशन को बंद करो। अगर इस एजुकेशन को बंद नहीं किया तो आने वाले समय में जो जनरेशन इनकी हमारी स्कूलों में पढ़ेगी, चाहे किसी प्रकार की एजुकेशन लेगी, उसके पास में बामसेफ की एजुकेशन आए बिना नहीं रहेगी। और जब बामसेफ की एजुकेशन यानी शेरनी का दूध उनके पास आ जाएगा तो हमारे सत्यानाश के अलावा कुछ भी
नहीं होगा, ये यहूदी ब्राह्मणों को पता लग गया, इसका एहसास हो गया। इसलिए साथियों, उन्होंने पिछले साल से ही हमारे एजुकेशन के दरवाजे बंद करने के लिए, स्पेशली बात बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें उसमें थी और आज भी हमें दिखाई दे रही है कि लोगों को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने, छोटे व्यापारियों को बिल्कुल कमज़ोर करने, उनके व्यापार ख़त्म करने, मजदूरों की मजदूरी ख़त्म करने और पार्लियामेंट में बैठ करके संविधान के सारे बदलाव करने, नए बिल लाने, ये तमाम चीज़ें तो थी ही थी, कर ही रहे थे। उसके साथ उन्होंने जो लॉकडाउन का मामला लाया, ये लॉकडाउन का मामला लाने के पीछे जो सबसे बड़ा उनका षड्यंत्र था, वो षड्यंत्र था हमारी आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा से वंचित करने का। क्योंकि ये बात हमें पिछले साल ही समझ में आ गई थी, लेकिन अभी तो हमने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया है और हम पूरे देश में एक अभियान चला रहे हैं कि अगर आपने स्कूलों को नहीं खोला, अगर आपने शिक्षा के रास्ते को बंद किया, शिक्षा का रास्ता नहीं खोला, तो इस देश के अंदर बहुत बड़ा रिवोल्यूशन होगा, बहुत बड़ी क्रांति होगी, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। और आप लोगों ने, यानी हमारे इन तथाकथित दुश्मनों ने हजारों साल तक हमें उस शिक्षा से वंचित रख करके हमारे सर्वांगीण विकास को रोका है। और अब भी वे जो हमारा विकास हुआ है, चाहे बौद्धिक विकास हुआ है, चाहे हमारा रहन सहन का विकास हुआ है, चाहे हमारे अच्छे घर बन गए हैं, चाहे हम लोग अच्छा कपड़ा पहनने लग गए हैं, गहने पहनने लगे हैं, या फिर कहें कि हम लोग गाड़ी में घूमने लगे हैं, ये जो विकास है हमारा, ये शिक्षा की वजह से हुआ है। और वे लोग इस विकास को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए विकास का नारा दे करके विनाश का काम कर रहे हैं। ये जो विकास का नारा दे रहे हैं, ये रियल में विनाश कर रहे हैं और चारों तरफ आपको विनाश होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बावजूद भी आप चुप हैं, साइलेंट हैं। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग आखिर करना क्या चाहते हैं। अपने ही हाथों अपने बच्चे जो पैदा किए उनका गला घोट दीजिए, या फिर आगे बच्चे पैदा करना बंद कर दीजिए। क्या चाहते हैं आप? आप चाहते हैं कि हमारे भी बच्चे हो, हमारे भी बच्चे बड़े हो, हमारी भी जनरेशन आगे बढ़े, हमारा भी वंश आगे बढ़े। लेकिन आप नहीं जानते कि आपके वंश का आगे चलकर हासिल क्या होने वाला है, उसके साथ व्यवहार क्या होने वाला है। पिछले 2 साल से शिक्षा के दरवाजे बंद कर दिए गए। सारा सिस्टम देश का चल रहा है। जहां से ज्यादा वायरस की संभावनाएं होती है, वो सारे सिस्टम चल रहे हैं, वो सारे तंत्र चल रहे हैं। कुछ भी बंद नहीं है। सिर्फ 1-2 महीने के लिए बीच में थोड़ा बहुत बंद का ड्रामा करके, नाटक करके आप परमानेंटली एजुकेशन के दरवाजे जो बंद करना चाह रहे हैं। हम जानते हैं कि मान लीजिए तुम्हारी पहली लहर आई, दूसरी लहर आई और अब तीसरी लहर भी आएगी, और जब तक हमारा संपूर्ण सत्यानाश इस देश का नहीं होगा, ये लहरें आती रहेगी। हमें पता है, लोगों को नहीं पता, हमें पता है, ये लहरें आती रहेगी। लेकिन साथियों, समझने वाली बात यह है कि इन लहरों के अंदर मान लीजिए 1 महीना लॉकडाउन रहा, 2 महीने लॉकडाउन रहा, सुबह से शाम तक रहा, इतने बजे से इतने बजे तक मार्केट खुलेगा, इतने बजे से इतने बजे तक कार्यालय खुलेंगे, इतने लोग रहेंगे, इतने से ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। अरे तो इतने उसके मुताबिक कोई एजुकेशन का भी, कोई स्कूलों का भी तो कोई एजेंडा तैयार किया गया होता कि भाई वहाँ पर टीचर जो है 1 घंटा क्लास लेगा, उसके बाद वो टीचर और बच्चे निकल जाएंगे, फिर दूसरा टीचर और बच्चे आएंगे, फिर उसमें सोशल डिस्टेंसिंग में दूर रख करके बच्चों को पेड़ों के नीचे, हम पेड़ों के नीचे बैठ के पढ़े थे, पेड़ों के नीचे बिठा करके बच्चों को पढ़ाया जा सकता था। बच्चों को टाइमिंग के अनुसार, जैसे कि मार्केट सुबह 6 बजे खुलेगी, शाम को 4 बजे तक रहेगी, 6 बजे तक रहेगी, यानी कोरोना सुबह 5 बजे से 6 बजे तक सो जाएगा, रेस्ट करेगा, उसके बाद वापस आने की संभावना रहती है। तो आपने 6 बजे मार्केट बंद कर दिया, 5 बजे से पहले कोई खोलेगा नहीं। ये तमाम चीज़ें जो हम लोगों को दिखाई दी, उसके मुताबिक एजुकेशन के लिए भी कोई फॉर्मूला तो बनना चाहिए था, कोई तो एजेंडा बनना चाहिए था कि क्या शिक्षा के लिए कोई ऐसा गाइडलाइन तैयार हुई जिस गाइडलाइन के मुताबिक ये कह सकते थे
कि इन बच्चों को पढ़ाने के लिए चलो एकदम से ज़्यादा जो है क्या सकते हैं कि उसका प्रकोप बढ़ गया है तो कुछ दिन स्कूलें बंद कर दो, लेकिन जब मार्केट खुलती है तो कितना स्कूलें क्यों नहीं खुलती? जब सरकारी कार्यालय खुलते हैं तो वो क्यों नहीं खुलती? जब सारा तंत्र सुचारू रूप से चलता है तब वो क्यों नहीं चलता? ये चीज़ें आप लोगों को गंभीरता से लेनी चाहिए। अगर आप इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपके शिक्षा के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और अब आप शिक्षा में कुछ भी आगे प्राप्त नहीं करेंगे। 2 साल पहले जो बच्चा स्कूल में एडमिशन के लायक था, आज उसको 2 साल गुजर गए, यानी कि जो बच्चा 5.5 साल का 6 साल का था, जिस समय उसकी उम्र थी एजुकेशन में एडमिशन की, और उससे उसका कैचिंग पावर जिस लाइन में उसको डालोगे उस लाइन में जाएगा। ये एक साइकोलॉजिकल और एक नेचुरल सिस्टम है जिसमें बच्चे को आपने 5 या 6 साल की उम्र में जिस तरफ डाइवर्ट कर दिया वो उस तरफ डाइवर्ट हो जाएगा और कंटिन्यू उसमें आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए एजुकेशन का जो सिस्टम है उसमें 5 से 6 साल के बच्चे को रियल में एजुकेशन के एडमिशन के लायक माना गया। उससे कम उम्र है तो उसको LKG, UKG या फिर नर्सरी या फिर किड्स में उसमें रखा जाता है। मैं एक शिक्षक हूँ, अच्छी तरह से जान सकता हूँ इस बात को। तो आज वे बच्चे जो 6 साल की उम्र में एडमिशन के लायक थे, उनके 2 साल निकल गए, वो 8 साल के हो गए, अगले साल 9 साल के हो जाएंगे, वो एडमिशन के लायक नहीं रहेंगे, उनका दिमाग जो है डाइवर्ट हो गया है, अब वो स्कूल में भेज भी दोगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। ये 2 साल का गैप और उसके बाद में परमानेंटली एजुकेशन के दरवाजे बंद करना, स्कूलों पर ही ज़्यादा जोर देना, स्कूलों में ही ये बच्चों को जो है होगा ये करना, ये सारी चीज़ जो है ये आपके इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से आपकी शिक्षा के दरवाजे बंद करने का प्लान है। इसको समझने का प्रयास करो। बड़ी मुश्किलों से हमारे महापुरुषों ने अपनी जान की बाजी लगा करके ये अधिकार प्राप्त किया है, शिक्षा का अधिकार, जिसकी वजह से आज आप लोग अपने जीवन स्तर को सुधार पाए हो। अगर ये शिक्षा नहीं रही तो आपका जीवन स्तर फिर से जानवरों से भी बदतर हो जाएगा। जानवरों को तो फिर भी वो नहलाएंगे क्योंकि दूध निकालना है, उनसे काम लेना है, उनको चारा देंगे, उनका गोबर उठाएंगे, लेकिन तुम लोगों से कभी भी वो हाथ तो मिलाना दूर की बात है, तुम्हारी छाया से भी परहेज करेंगे, तुम्हारे अधिकार सारे खत्म हो जाएंगे। तुम जानवर की तरह, जानवर को तो चारा दे करके काम लिया जाता है, हमको चारा भी यानी कि खाना भी नहीं दिया जाएगा और हमारे पुरखों का जिस तरीके शोषण हुआ उस तरीके से हमारा शोषण होगा। साथियों, हमें इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। आप बात करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन की, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन चालू है। हमारे शिक्षक भाई हैं, उन्होंने भी सोचा चलो आफत कुछ कम हुई, क्लास में जाना पड़ता था, घंटी बज जाती थी, घंटी बजते ही क्लास में जाकर वो पीरियड लेना पड़ता था, पीरियड में बच्चों को पढ़ाना पड़ता था, पूरा टाइम देना पड़ता था। अब झंझट खत्म हो गया, बच्चे जाने और मोबाइल जाने। ये ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन, अरे ऑनलाइन एजुकेशन के लायक अभी हमारा देश नहीं हुआ है। हमारा देश ऑनलाइन एजुकेशन के लायक नहीं हुआ है। हमारे देश के अंदर आज भी 70% से ज़्यादा लोग अनपढ़ हैं, जिनके परिवार में जिन बच्चों की माताएं और पिता और उनके परिवार के लोग अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, वे लोग ऑनलाइन एजुकेशन के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। ऑनलाइन एजुकेशन तब होती है जब इस देश के अंदर 100% आबादी ग्रेजुएट हो और वे सारे के सारे आधुनिक टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर की जानकारी मतलब प्राप्त हो और उसके बाद में वे लैपटॉप या फिर मोबाइल की एजुकेशन से होने वाले फ़ायदे और नुकसान के बारे में जानते हो, और फिर जो इंटरनेट का ज़माना है उसके मुताबिक जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जो भी चल रहा है, व्हाट्सएप वगैरह, उसके अंदर कितनी शुद्धता है, कितनी अश्लीलता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में अगर वो जानते होते तो इस एजुकेशन का महत्व होता। हमारे 95% लोगों के घरों में तो मोबाइल ही नहीं है इस तरीके का, वो मोबाइल में एजुकेशन क्या लेगा। जिसके घरों में मोबाइल है वो बच्चे कमरों में बैठ करके और मोबाइल के ऊपर वो टिकटॉक देखते रहते हैं, इंस्टाग्राम देखते रहते हैं, व्हाट्सएप चलाते रहते हैं, चैटिंग करते रहते हैं और भी पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, अश्लीलता देखते रहते हैं। वे बच्चे एजुकेशन क्या प्राप्त करेंगे?
ये ऑनलाइन एजुकेशन हमारे आने वाले जो ले रहे हैं उन बच्चों के भी सत्यानाश का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण होगा। और उसी के साथ साथ हम ये कहें कि ऑनलाइन एजुकेशन से अगर मान लो होता भी है तो ये चुनिंदा कुछ फैमिलीज का मामला है, जहाँ से उनके पास में एजुकेशन देने वाले टीचर हैं, वो लैपटॉप के ऊपर बच्चे को बिठा करके पढ़ा सकते हैं, बच्चे को अकेला नहीं छोड़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को अकेला मोबाइल देकर बैठ जाते हैं, तेरी क्लास चल रही पढ़। वो बच्चा क्या क्लास देख रहा है या फिर कोई मूवी देख रहा है, तुम्हें क्या पता है। ये चीज़ें इसके लायक नहीं हैं। इसलिए साथियों, ऑनलाइन एजुकेशन ये हमारी एजुकेशन को ख़त्म करने का एक षड्यंत्र है और शिक्षा के स्कूल के दरवाजे खोल करके बंद करके वो एजुकेशन को बंद करना चाहते हैं, ये भी एक षड्यंत्र है। मेरी आप लोगों से अपील है, गुजारिश है कि आप मेरी इन बातों को ध्यान में गंभीरता से लेते हुए आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको जो है जागरूक करें कि एक शिक्षा है जिसकी वजह से हम हैं। शिक्षा नहीं होगी तो हम कुछ नहीं होंगे। शिक्षा के बिना जानवर में और इंसान में कोई फ़र्क नहीं होता। अगर इंसान के अंदर से शिक्षा निकाल दी जाए तो मान और सम्मान, स्वाभिमान निकल जाता है। मान, सम्मान, स्वाभिमान अगर शिक्षा की वजह से है, वो अगर निकल जाता है तो आदमी माइनस मान, सम्मान, स्वाभिमान बराबर जानवर। ये आप परफेक्ट मान सकते हैं। हमें जानवर बनाने की तैयारी हो चुकी है। मैं खास करके उन अशिक्षित लोगों की बात नहीं करता, लेकिन जो शिक्षित लोग हैं वे इस आवाज़ को उठाएं, वे हमारे इस मुद्दे को उठाएं और हम पूरे देश में नेशनल वाइड मुद्दा जो अभी हम लोग चला रहे हैं, शिक्षा के दरवाजे खोलो, शिक्षा के दरवाजे खोलो, नहीं तो फिर हम बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। ये ऐलान राष्ट्रीय मूल निवासी संघ और उसके बहुत सारे समवैचारिक संगठनों के माध्यम से, चाहे राजस्थान हो, चाहे बंगाल हो, चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे वो उत्तर भारत हो, हम सब जगह से ये शुरू कर चुके हैं। और ये अब हम लोग अभियान चला करके कि पूरे देश के अंदर स्कूल खोले जाने चाहिए। क्या दिक्कत है, बच्चों को तुम्हें क्या करना है, कौन सा किस तरीके से करना है, जैसे देनी है दो, लेकिन एजुकेशन आपको यथावत देनी होगी, क्लासेज चला करके देनी होगी। चाहे क्लास के अंदर आपको लाउड स्पीकर की आवश्यकता जरूरत पड़े तो वो लगाना चाहिए, लगा करके बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग में बिठा करके पढ़ाना चाहिए। उनका कॉपी चेक करते वक्त या कुछ भी करते वक्त आपके हाथों में दस्ताने या फिर जो कुछ भी आपको मास्क वगैरह लगाना है वो लगाना चाहिए। हर क्लास में सैनिटाइज की व्यवस्था करनी चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि आर्टिकल 45 और उसके अंदर जो अभी आरटीआई के तहत उन्होंने क्या बोलते हैं, राइट टू एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए फंडामेंटल राइट में जो डाला है, उसके मुताबिक 6 से 14 वर्ष के बच्चों की एजुकेशन निःशुल्क और अनिवार्य है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए आपको जो प्रबंध करने पड़ेंगे सरकारों को करना होगा। अगर सरकारें ऐसा नहीं करती है तो देश की पूरी जनता सरकारों के खिलाफ आंदोलन करेगी, क्योंकि एजुकेशन के बिना, ठीक है हमारी रोटी की बेरोजगारी की सब चीज़ को देख लेंगे, कोई बात नहीं है कि जो कुछ भी होता है उसके लिए अलग से लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन शिक्षा जो है वो मस्ट है। शिक्षा इंसान का गहना है। शिक्षा इंसान के जीवन को सुधारता ही नहीं है, संवारता है। ये शिक्षा जो है ये अगर हमारे पास नहीं रही तो साथियों हम लोग, हमारा भविष्य जो है वो तबाही और बर्बादी की तरफ चला जाएगा। और हम लोगों को शिक्षा के लिए खास आवाज़ उठानी चाहिए। मेरी आखिरी अपील उन शिक्षाविदों से रहेगी जो अपने आप को शिक्षक कहते हैं, जो शिक्षक होने के नाते एक अच्छी मोटी तनख्वाह लेते हैं, महीना होते ही उनके अकाउंट में पैसा आ जाता है। मेरी उनसे अपील है, गुजारिश है कि अगर वे जिस काम का पैसा ले रहे हैं बखूबी उसे ईमानदारी से करें। अगर नहीं कर सकते किसी वजह से, कोई मजबूरी है, चाहे प्रशासनिक या सरकारी किसी भी तरह की मजबूरी है, तो आप बहिष्कार करें स्कूलों में, क्या बोलते हैं, तनख्वाह का बहिष्कार करें कि हम पढ़ाएंगे नहीं तो हम तनख्वाह नहीं लेंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत कड़वी बात है, ये कठोर बात है, ये हर एक को हजम नहीं होगी। लेकिन साथियों, अगर मेरी ये बात आपको हजम नहीं होती कि आप तनख्वाह का बहिष्कार करें, आप सैलरी का बहिष्कार करें, ये बात अगर आपको हजम नहीं हो सकती तो गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप अपने समाज के बच्चों को एजुकेशन से वंचित करके, शिक्षा से वंचित करके इस सैलरी को भी हजम नहीं कर पाओगे। ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। आपकी आने वाली पीढ़ियां जो है, नस्लें,
एजुकेशन के अभाव में बर्बाद हो जाएंगी। और आप सोच रहे हैं कि हम लोग सैलरी ले रहे हैं, सैलरी लेकर के खुश हैं। आज आप सैलरी लेकर के अच्छा घर बना रहे हैं, आप सैलरी लेकर के अपनी बीवी के गहने बना रहे हैं, आप सैलरी लेकर के अपनी गाड़ी खरीद रहे हैं। आपको पता नहीं है कि सैलरी आपके आने वाली पुश्तों के लिए कितनी घातक है। इसलिए अगर सैलरी लेनी है तो पढ़ाने की लेनी है, पढ़ाने की लेनी है तो पढ़ाना है। मैंने देखा सोशल मीडिया पे बहुत सारी हमारी बहनों ने, बहुत सारे शिक्षक भाइयों ने एक अभियान चलाया हुआ है कि स्कूल में बच्चे नहीं आते हैं तो क्या हुआ, हम घर घर जाकर पढ़ाएंगे। वो घर घर जाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, घर में मोहल्ले में इकट्ठा करके लोगों बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वे भी टीचर हैं। आप लोगों के अंदर भी जरा सा भी जमीर अगर कहीं बचा हुआ है, कहीं पर भी आपके अंदर कोई इंसानियत बची हुई है, कहीं पर भी आपके अंदर कोई अध्यापक का या शिक्षक होने का कोई तत्व अगर कहीं बचा हुआ है, तो आपको शिक्षा देने का काम शुरू कर देना चाहिए। नहीं तो आपके साथ शिक्षक खत्म हो जाएंगे और बच्चों के साथ शिक्षा खत्म हो जाएगी। और ये श्रेय जब इतिहास लिखा जाएगा कि भारत के अंदर हजारों साल से के बाद जो शिक्षा के दरवाजे खोले ज्योतिबा फूले और बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से, वे शिक्षा के दरवाजे जब बंद किए गए तो इस देश के वो शिक्षक ही इसके अंदर जिम्मेदार थे, वे ही चुपचाप बैठे हुए थे। साथियों, आप मेरी बात को गंभीरता से लेते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के लिए आंदोलन की तैयारी करें। शिक्षक लोग हमारा साथ दें। पढ़े लिखे लोगों से अपील है कि वो लोग सड़कों पर उतरें, वे अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने और बेहतरीन एजुकेशन के लिए आगे आएँ। प्रशासनिक अधिकारियों से और पुलिस के अधिकारियों से मेरी अपील है कि वे लोग भी इस काम के अंदर, इस पुण्य के काम में, इस अच्छे काम में, जिस एजुकेशन की वजह से आप इस ओहदों पर पहुँचे हो, जिस एजुकेशन की वजह से आपका जीवन स्तर सुधरा है, जिस एजुकेशन की वजह से आप प्रशासन में जाकर के एक आदेश देने के लायक हुए हो, अधिकारी बने हो, उस शिक्षा को बचा लो। ये मेरी आप लोगों से करबद्ध विनंती है। मैं ये विनंती राजनेताओं से नहीं करूंगा, मैं ये विनंती उन तमाम पार्टियों के लोगों से नहीं करूंगा जो जानबूझ करके शिक्षा के दरवाजे बंद कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने अधिकारी वर्ग से, प्रशासनिक अधिकारियों से और पुलिस के अधिकारियों से और समाज के सामाजिक लोगों से और समाज में जो भी पढ़ा लिखा वर्ग है, उससे ही मैं अपील जरूर करूंगा कि आप शिक्षा के दरवाजे खोलने के लिए आगे आएं, पहल करें। गांव गांव, गली गली जाकर के, मोहल्ले मोहल्ले जाकर के शिक्षा की अलग जगहें और स्कूल खोलने के लिए पहल की जो मुहिम हमने शुरू की है, उस मुहिम में अपना भागीदारी दें। हम नहीं कहते हैं कि हमको कोई पार्टी चलानी है, हम नहीं कहते हैं कि हमको कोई एमएलए एमपी बनना है, हम नहीं कहते हैं कि हमें कोई स्वार्थ है, हमें कुछ पाना है। लेकिन साथियों, आप जहां भी काम कर रहे हैं, जिस संगठन में भी काम कर रहे हैं, जैसा भी संगठन आप चला रहे हैं, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है, कोई आपसे हमें परहेज नहीं है। हमें आपसे सिर्फ अनुरोध है, और वो अनुरोध ये है कि आप मेहरबानी करके अपने बच्चों की शिक्षा के दरवाजे बंद ना होने दें, और जो विद्यालय 2 साल से बंद पड़े हैं उन विद्यालयों का स्तर सुधारें, उस विद्यालय में बच्चों का प्रवेश कराएं। जो भी वहां पर जैसी भी सहूलियत होगी उसके अनुसार बच्चों को, चाहे 1 शिफ्ट में चलने वाले विद्यालय को 2 शिफ्ट में किया जाए, 2 शिफ्ट में चलने वाले विद्यालय को 3 शिफ्ट में किया जाए। जहां पर बच्चों की संख्या कम है वहां पर ज्यादा इस बच्चों की संख्या वाले बच्चों को ट्रांसफर करके वहां उनको एजुकेशन दिलाई जाए। मगर एजुकेशन बहुत अनिवार्य है। जिस तरीके से जीवन के लिए प्राण अनिवार्य है, इसीलिए एक अच्छे जीवन के लिए शिक्षा भी अनिवार्य है। इसलिए साथियों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जो शिक्षा, जो शेरनी का दूध हम पी रहे हैं, यही शेरनी का दूध हमारे बच्चों को पीने के लिए मिले, इसके लिए आप लोग कार्य करेंगे। इसी अपील और गुजारिश के साथ आपसे विदा लेता हूं। आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आपने मेरी बात को ध्यान से सुना और इसको आगे से आगे शेयर करेंगे, आगे से आगे इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएंगे। ऐसी अपील के साथ जय मूल निवासी, जय संविधान, जय शिक्षा।